इला को लगा ही था कि उसके पीछे कोई है। वो मुड़कर देखती उससे पहले किसी ने उससे पूछा, आप यहाँ क्यों बैठी है? इला ने मुड़कर देखा तो एबी उसके पीछे खड़ा था। उसके लंबे बालों में उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत सुनाई दी, लेकिन वो अभी भी ब्लैक मास्क में था। उसने ऊपर से नीचे तक ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, जो उसके लंबे काले बालों के साथ सूट भी कर रहा था। ओह वाह, इला की किस्मत आज इतनी अच्छी कैसे हो गई? वो जिसे सोच रही थी वही उसके सामने खुद आकर खड़ा हो गया। इला के मन में अब लड्डू फूट रहे थे। उसे लग रहा था कोरिया में आते ही उसका प्रिंस चार्मिंग उसे मिल गया, लेकिन इला उसके सवालों का जवाब क्या देती? वो उसे बोल भी नहीं सकती थी कि साउथ कोरिया में उसका कोई नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है और ना ही उसके पास पैसे हैं जो वह अपना गुजारा कर सके। वो बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। इला कुछ बोलती कि इससे पहले एबी ने कहा, बताइए मैम, आप यहाँ क्यों बैठी है? इला ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस अपनी फ्रेंड के आने का वेट कर रही थी। ये बात इला भी जानती है कि उसने सफ़ेद झूठ बोला। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एबी ने कहा, क्योंकि बाहर आने का यही रास्ता है और मेरे मैनेजर को कार लेकर आने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि वह ट्रैफिक में फंस गया है। साउथ कोरिया में वैसे ट्रैफिक नहीं होती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों, शायद साउथ कोरिया में मड फेस्टिवल शुरू होने वाला है, इसलिए सड़कों पर रौनक होगी। इला ने सोचा, इसका मतलब ये बिजनेसमैन है। अपने हार्टबीट को बढ़ते देख इला अब तो श्योर है कि यही मेरा प्रिंस चार्मिंग है। अब बस इसका चेहरा दिख जाए। फिर इला ने कहा, आप खड़े क्यों हैं? जब तक आपका मैनेजर नहीं आता है आप यहाँ सीट पर बैठ सकते हैं। एबी ने जवाब दिया, ओह थैंक यू मिस, वैसे आपका नाम इला है? जवाब में इला कहती है, हाँ। फिर इला ने कहा, आपने तब से मास्क क्यों नहीं उतारा है? एबी हंसकर कहता है, मुझे फ्लू है, जो कि मुझसे बात करने वाले को भी हो सकता है। मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे 1-2 दिन एहतियात बरतनी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को भी फ्लू हो जाए। एबी वहीं सीट पर बैठ चुका था। उसने भारी निगाहों से इला को देखा, जैसे कि वो उसे समझना चाह रहा। जब उसने देखा कि इला के हाथ में चोट है तो वो बोल पड़ा, ये चोट कैसे लगी? और तुम्हारा चेहरा देख कर लग रहा है तुम्हें तेज फीवर है। क्या कुछ गलत हुआ है? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। चूँकि इला कुछ भी बताना नहीं चाहती थी तो वो हिचकिचाते हुए बोली, ये चोट तो टकराने की वजह से लगी है। उसने सफ़ेद झूठ बोला था और एबी भी समझ सकता है कि इला ने झूठ बोला है, क्योंकि वो पिछली ज़िंदगी को सोचना भी नहीं चाहती थी। वो अब उस दुनिया से पार आ चुकी थी जिसे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। एबी ने बात को बदलते हुए कहा, तुम साउथ कोरिया पहली बार आई हो? जवाब में इला कहती है कि वो पहली बार ही आई है। एबी ने तुरंत सवाल किया, लेकिन क्यों? आह, मेरा मतलब तुम तो अभी बहुत छोटी उम्र की हो, वो भी अकेली हो, और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारा कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है। आई एम राइट? वो मैं तो, इला बहुत झिझक रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, घबराओ मत, अगर नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, एबी ने बहुत कूल होकर कहा। इला मुस्कुरा दी। असल में इला बहुत शर्म फील कर रही है। उसे लगा नहीं था कि वो अपने प्रिंस चार्मिंग से इस तरह मिलेंगी। इला को अपनी नज़रें भी चुरानी पड़ रही थी, लेकिन उसके मन में एक बात चल रही थी, क्या इसने मुझे छोटी उम्र का कहा? लेकिन मैं तो 18 साल की हो चुकी हूँ। अपने 18th बर्थडे का मैंने कितनी बेसब्री से इंतज़ार किया था ताकि मैं खुद को यंग बता सकूं, लेकिन लोग मुझे अभी भी टीनेज ही समझते हैं। साथ ही साथ वो सोच रही थी कि रात के 2 बज रहे हैं और मैं अब क्या करूँगी। एबी ने फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? वैसे मैं साउथ कोरिया बहुत टाइम के बाद आया हूँ, लेकिन 5 सालों से मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में जानकारी है। हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ। इला के पास फिर कुछ बोलने के लिए नहीं था। वो अपने क्रश के सामने खुद को असहाय बताकर शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। आखिर किस तरह की हेल्प वह एबी से मांगती? ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही उसके पास मोबाइल और ना ही कोई जान पहचान का था। वह अभी भी चुप थी। इतने में एबी के सामने एक बड़ी सी ब्लैक कार आकर रुकी। इला समझ गई कि एबी का मैनेजर आया। आह, वो चाह रही थी कि एबी को रोक ले, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कार रुकते ही एक ब्लैक ड्रेस में हैंडसम सा बंदा उतरा और वो ही एबी का मैनेजर था। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी और वो बहुत ही गुड लुकिंग और स्मार्ट था। एबी ने उसे इशारे से वहीं रुकने के लिए कहा और मैनेजर वहीं रुक गया।
एबी ने एक बार फिर इला से पूछा क्या उसे कोई हेल्प चाहिए, लेकिन इस बार इला ने मना कर दिया क्योंकि वो किसी की हेल्प नहीं चाहती थी। अगर वाकई में वो उसका प्रिंस है तो किस्मत तो उसे फिर मिलाएगी। फिर एबी कहता है ओके मुझे चलना चाहिए अब, तुम एक काम करो। उसने इला के हाथ को पकड़ा और पेन निकालकर एक एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हुए कहा कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना या फिर तुम मेरे एड्रेस पर आ सकती हो। इला को समझ नहीं आ रहा था एक अनजान सा बंदा जिससे वह कुछ देर पहले ही मिली उसकी हेल्प के लिए तैयार था। क्या वाकई में वो एक अच्छा इंसान है या फिर उसका कोई मकसद है, लेकिन उसका दिल अच्छा लग रहा है। उसकी पर्सनैलिटी को देखकर तो यही लगता है कि वो एक बेहतर इंसान है। एक बार फिर इला ने थैंक यू कहा। एबी जाते जाते कहता गया कि साउथ कोरिया में स्नोफॉल बहुत होती है, यहाँ कभी भी बर्फबारी हो सकती है, तुम्हें फीवर भी है, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर एबी टेक केयर बोलकर वहाँ से अपने कार की ओर चल दिया। इला के लिए ये बहुत असमंजस की स्थिति थी। वो करती भी तो क्या करती, वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। और एबी अपनी कार में बैठकर उसकी आंखों से दूर जा चुका था। इला के आंख से अनचाहे आंसू बेबाकी से निकलने लगे। उसे पता नहीं था कि अनजान देश में अकेलापन कितना खलता है। एक इंसान मिला भी तो कुछ पल के लिए। वो बहुत डरी और सहमी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे, लेकिन सुबह तक वहीं बैठने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इला 2 घंटे तक वहीं बैठी रही और उसके आंखों से आंसू बहते रहे। जैसा कि एबी ने कहा था कि साउथ कोरिया में बर्फबारी हो सकती है। कुछ ही देर में बर्फबारी भी शुरू हो गई। इला ने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसने अपनी पतली टांगों को एक दूसरे के ऊपर रखकर ठंड से बचाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो इतनी भयानक ठंड से खुद को बचा न सकी। उसके पास कोई ऐसा ड्रेस नहीं था जिससे वह खुद को बचा सकती। जल्दी में लाए हुए सारे ड्रेस शॉर्ट थे। तेज बुखार की वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी और उसे पता भी नहीं था कि साउथ कोरिया में उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। बर्फबारी तेज हो रही थी, ऊपर से इला को तेज फीवर था। देखते ही देखते इला की हालत खराब होती गई। ठंड से उसका बुरा हाल था और वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी। कांपते हुए इला की नज़र उसके साइड वाली सीट की जगह पर गई जहाँ पर एबी बैठा था। एबी का मोबाइल वहीं छूट गया था। शायद एबी गलती से भूल गया था। इला ने उसका मोबाइल उठाकर जोर से पकड़ लिया, ये सोचकर कि शायद वो वापस अपना मोबाइल लेने आए। इला का फीवर बहुत तेज हो चुका था। उसे लग रहा था आज वो इस बर्फबारी में ही फंसकर मर जाएगी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और वो वहीं सीट पर बदहाल होकर गिरने वाली थी कि उसने देखा सामने से कोई अम्ब्रेला लेकर आ रहा था। इला को धुंधला सा ही दिखाई दे रहा था, पर वो श्योर थी कि वो कोई और नहीं बल्कि एबी ही था। और जैसे जैसे वो इला के करीब आ रहा था, इला की आंखें बंद होती जा रही थी। इला तो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर जिसने इला की मदद की वो था एबी। जैसा कि इला को लगा था कि सामने से एबी आ रहा है, वास्तव में एबी वहां पहुंच चुका था। वो शायद अपना मोबाइल वापस लेने आया था। इला की ऐसी हालत देख उसके पास इला को हेल्प देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन इला सुबह 7 बजे तक सोती रही थी। जब उसने आँख खोला तो उसने खुद को एक खूबसूरत से कमरे में पाया। वो रूम बिल्कुल इला के ड्रीम रूम की तरह है जैसे इला को पसंद है। उस रूम का कलर थीम पिंक है, लाइट्स ब्लू कलर में है। इला की नज़रें चारों तरफ कमरे में गई। कुछ बहुत रूमानी और खूबसूरत एहसास को इला महसूस कर पा रही है। उसे कुछ भी वियर्ड नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो उस ड्रीम रूम में आ गई है जैसा रूम वो हमेशा से चाहती थी। इला की तबीयत अभी भी पूरी सही नहीं थी। उसका सर दर्द हो रहा था। इला की नज़र बेड के सामने के चेयर पर गई। उस पर एबी बैठा था। अब इला को समझते देर नहीं लगी कि उसको बेहोशी की हालत में एबी अपने घर ले आया था। एबी की चेयर पर बैठे बैठे ही आंख लग चुकी थी, पर वो अभी भी मास्क लगाए हुए था। शायद उसे फ्लू था, इसलिए इला उठने की हालत में नहीं थी। वो बस लेटे हुए एबी को देख रही है। ये कितना कूल और नाइस पर्सन है। इसकी एज मुझसे ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये अपनी उम्र से भी ज़्यादा समझदार है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत अपनापन फील हो रहा है। एबी की आंख खुली तो उसने देखा कि इला उसको ही देख रही है। एबी ने इला से कहा, माफ़ कीजिएगा, आप होश में नहीं थी तो बिना इजाज़त आपको यहाँ लाना पड़ा। क्या मैं आपको अब देख सकता हूँ?
आपको फीवर था तो क्या मैं चेक कर सकता हूँ? इला तो पूरी शॉक्ड थी क्योंकि एबी बहुत ही जेंटल तरीके से बात कर रहा था, जैसा इंसान वो अपने लिए चाहती थी। एबी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, कितना कूल है, हो सकता है यही मेरा प्रिंस चार्मिंग हो। इला से कुछ जवाब न पाकर वो बोला, क्या मैं आपको देख सकता हूँ? इला कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, उसने हाँ में सर हिलाया। एबी ने इला के हाथ को पकड़कर देखा और फिर उसके माथे पर हाथ रखा। फिर एबी ने कहा, फीवर का असर अभी भी है, मैं अभी आपको मेडिसिन देता हूँ और शायद आपने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया है तो उसकी वजह से आपको कमजोरी महसूस हो रही होगी। एबी फौरन इला के लिए जूस लेकर आया और थोड़े से फल भी साथ में थे। आप पहले कुछ खा लीजिए, फिर आपको मेडिसिन लेनी है, ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। एबी ने फिर कहा, क्या मैं आपको उठने में हेल्प करूं? इला की तरफ से हाँ का इशारा पाकर एबी ने इला को उठने में हेल्प की। एबी ने इला को जूस पिलाकर मेडिसिन दिया और फिर इला को लिटा दिया और कहा, आप नींद ले लीजिए, हम बाद में बात करते हैं और आप इसे अपना ही घर समझिए, बेफिक्र होकर सो जाइए। मैं बाहर रेस्ट रूम में हूँ, आपको अगर कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक बता देना। इला सच में काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी और वह पिछले रात से सोई भी नहीं थी, उसे बहुत नींद आ रहा था। एबी रूम से बाहर चला गया। इला उसे जाते हुए देखती रही लेकिन कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि इला अभी भी बेहतर महसूस नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर में सो भी गई। एबी रेस्ट रूम में बैठा कंप्यूटर पर अपना वर्क करने लगा। इसके बाद एबी ने अपना फ्लू इन्फेक्शन लेवल चेक किया जो कि पहले से काफ़ी सुधार था। इसका मतलब था कि वो अब बिना मास्क यूज किए किसी से बात कर सकता था। एबी ने अपना मास्क उतार दिया और फ्रेश होकर वो भी कंप्यूटर लेकर बैठ गया। अगले 6 घंटे बाद इला की आंख खुली, यानी कि पूरे 1 बजे के आसपास इला की आंख खुली और वो उठकर बैठ गई। अब इला पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, एकदम फ्रेश फील कर रही थी। उसने दिमाग पर जोर डालकर रिकॉल किया तो उसे सब साफ साफ याद आ गया कि वो एयरपोर्ट के बाहर बेहोश हो गई और उसे एबी अपने घर लेकर आया। एबी एक कोरियन बॉय है जो जर्मनी के एयरपोर्ट से ही मेरी हेल्प कर रहा है। वो बिल्कुल मेरे प्रिंस चार्मिंग की तरह बिहेव कर रहा है। अरे नहीं, ये मैं क्या क्या सोचे जा रही हूँ। वो मेरा प्रिंस कैसे हुआ? अगर वो सिंगल नहीं हुआ तो? आवाज़ से तो बहुत हॉट और हैंडसम लगता है, ज़रूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी। होगी भी तो कहीं वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थोड़ी ना होगी। इला खुद के सवाल और जवाब में डूबी हुई थी। फिर उसे याद आया कि वो एबी घर पर है और वो रेस्ट रूम में होगा। रूम से बाहर निकलते वक्त वो बोला था कि वो रेस्ट रूम में है। इला बेड से उतरी तब इला को खुद की हालत का होश आया। वो अभी तक वैसी ही है, उसको ड्रेस चेंज करने का मौका भी नहीं मिला। इला रूम से बाहर निकलते हुए सोच रही थी कि साउथ कोरिया में कितनी ठंड है। घर काफ़ी बड़ा था लेकिन इला को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो खुद बड़े घर से थी। इला रेस्ट रूम की तरफ पहुंची तो उसने एबी को पीछे से देखा, वो कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। इला वहीं रुक गई। इसने एक बार फिर एबी के स्टाइलिश बालों की मन ही मन तारीफ की। ओह, तो इसने मास्क हटा लिया, शायद सामने से जाकर देखूं कैसा दिखता होगा। इला वहीं खड़े ये सब सोच रही थी कि एबी ने कहा, वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आ जाओ। इला घबराते हुए बोली, वो मैं तो बस। आपको कैसे पता चला? एबी ने कंप्यूटर ऑफ करते हुए कहा, तुम्हारी आहट मुझे मिल गई थी। एबी उठकर इला की तरफ मुड़ा और बोला, आओ यहाँ बैठो, मुझे तुम्हारा फीवर देखना है। एबी को फेस टू फेस देखते ही इला के होश उड़ गए। सो हैंडसम, जितना सोचा था। एबी तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। उसका रंग बहुत गोरा है और उसकी आंखें छोटी सी थी जैसे कोरियन के होते हैं। सो हॉट एंड हैंडसम। इला तो बस एबी को निहारे जा रही थी और मन ही मन उसको अपने प्रिंस चार्मिंग की तरह देखने लगी थी। क्या हुआ, अभी कैसा महसूस कर रही हो? एबी ने इला से पूछा, लेकिन इला तो अभी भी बस एबी को ही देख रही थी। एबी को भी अजीब लग रहा था कि इला उसे ऐसे क्यों देख रही है। तभी एबी का फ़ोन रिंग हुआ तो इला का ध्यान टूटा और वो एबी के सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। एबी किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उसने कॉल करने के बाद इला से कहा, हाँ अब बताओ कैसा महसूस कर रही? इला बोलती है, आई एम ओके नाउ। एबी ने मुस्कुराकर एक बार फिर पूछा, क्या मैं आपको देख सकता हूँ? और वो फिर इला के हाथ को पकड़कर देखने लगा और हाथ को पकड़ते हुए उसने इला से कहा, हाँ अभी बुखार नहीं है, बस थोड़ा सा वीकनेस है। और वो फिर इला के सामने वाले सोफे पे बैठ गया। इला ने कहा, थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की है।
एवी ने इला की बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, क्या खाओगी? बोलो, मैं ऑर्डर कर दूँ? 2 बज रहे हैं, तुम्हें भूख भी लग रही होगी और मैंने भी अभी लंच नहीं किया है, तो मैं भी तुम्हारे साथ खा लूँगा। एवी कुछ और बोलता तभी उसकी नज़र इला के चोटिल हाथ पर गया तो उसने तुरंत कहा, मैंने तो तुम्हारे हाथ की पट्टी चेंज नहीं किया। आई एम सॉरी, मैं अभी करता हूँ। वो तुरंत मेडिसिन किट लेकर इला के सामने बैठ गया और उसके हाथों से बंधी पट्टी खोलने लगा। और खोलते हुए एबी ने कहा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? देखकर लग रहा है कि तुमने जानकर ये चोट लिया है। इस बार को मिलाकर एबी दूसरी बार यही सवाल कर चुका था कि इला को चोट कैसे लगी। फिर एबी इला को न्यू पट्टी करने लगा। इला चुपचाप बैठी थी। वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में अगर कुछ भी सोचती है तो उसे सबसे कम उम्र में शादी होने का दर्द सबसे पहले नज़र आता था। एबी के सवालों पर वो चुप जरूर थी, लेकिन इला को एबी से मिलकर अपनापन महसूस हो रहा है और वो आज के सहारे अपने अतीत को भूलना चाहती है। उसे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो अपने हस्बैंड या पास्ट लाइफ को सोचे। वो अब उस दुनिया को लांघ चुकी थी जो उसके लिए सिर्फ बेरियों की तरह थे। पट्टी करते हुए एबी ने इला के चेहरे को देखा। वो बहुत असमंजस में लग रही थी। एबी ने मुस्कुराते हुए कहा, पट्टी हो चुकी है, तुम बताओ क्या खाओगी? मैं ऑर्डर कर दूंगा क्योंकि यहाँ कोई मेड नहीं है और मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया है, तो मुझे लंच बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। इला ने हिचकिचाते हुए कहा, आप जो भी ऑर्डर करेंगे मैं वो खा लूँगी। ओके, फिर तो मैं किमची फूड ऑर्डर कर रहा हूँ क्योंकि ये कोरिया के पारंपरिक फूड में से एक है। फिर वो उसे साउथ कोरिया के बारे में बताने लगता है, जैसे किमची का वर्ल्ड लेवल पर डिमांड कितना है और हेल्थ के लिए किमची कितना अच्छा होता है। बात करते करते उसने लंच भी ऑर्डर कर दिया था। ऑर्डर करने के बाद उसने कहा, अपने बारे में बताओ। इला ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा नाम इला है और मैं जर्मन हूँ। मुझे साउथ कोरिया में जॉब करना था, इसलिए मैं यहाँ आई। एबी ने हंसते हुए कहा, बस इतना ही? और जिस तरह तुम जर्मनी एयरपोर्ट में मिली थी, किसी से छुपने की कोशिश कर रही थी। आई एम श्योर वो तुम्हारे फादर थे। क्या तुम घर से भागकर यहाँ आई? मेरा कहने का मतलब, क्या तुम बिना पेरेंट्स के परमिशन के यहाँ आई हो? तुम बहुत छोटी हो, ऐसी भी क्या वजह है जो तुम इतने दूर बिना परमिशन के आई? इला ने सोचा, मैं एबी को अपने बारे में सब नहीं बता सकती हूँ। तो इला ने कहा, हाँ, वो नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूँ, इसलिए एबी वो बात फिर दोहराता है। लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो, तुम्हारा कॉलेज भी पूरा नहीं है। तुम्हें पहले कॉलेज पूरा करना चाहिए। मतलब बिना ग्रेजुएट हुए तुम्हें कहीं अच्छी जॉब भी नहीं मिल सकती है। ओह, तुम भी सोच रही होगी कि मैं अचानक से इतना सवाल जवाब कर रहा हूँ। उसने कहा, तुम यहाँ किसी को जानती हो? कहाँ रहोगी और जॉब कहाँ करोगी? इला ने कहा, अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं कर लूँगी। और मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, परसों ही मेरा 18th बर्थडे था। एबी इला की बात को सुनकर मुस्कुरा रहा था। इला को समझ नहीं आया। उसे लगा शायद वो कुछ गलत बोल गई है। वो तल्खी भरे लहजे से बोला, 18 ईयर बहुत ज़्यादा उम्र माना जाता है जर्मनी में। तो इला शर्मा गई। अब उसे समझ आया वो क्या बोल गई। इला ने सोचा, एबी को तो देखो, बोल तो ऐसे रहा है जिसे खुद बहुत उम्रदार है। इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? क्या मैंने इससे कोई जोक मारा है जो ये इस तरह मेरी उम्र का मजाक बना रहा है? मेरी उम्र के बारे में सोच रही हो? मैं 25 साल का हूँ और शायद तुमसे 7 साल बड़ा हो, तो अब तो तुम 18 साल उम्र को बहुत ज़्यादा नहीं मानोगी, है ना? एबी फिर मुस्कुरा दिया। ओह, तो ये 25 साल का है। हाँ, 25 साल बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा और इसका परफेक्ट मैच है। 7 साल ही तो बड़ा है। अगर लव हो तो इतना फ़र्क ज़्यादा मायने नहीं रखता। इला मन ही मन में सोच रही थी, तो क्या मुझे इससे प्यार हो गया है? लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा मुझे प्यार हुआ है या नहीं? एबी इला को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया था कि इला बहुत से सवालों में उलझी है। एबी ने कहा कि तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो। वैसे मैं वहाँ ज़्यादा नहीं जाता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन मेरा वहीं आना जाना होता रहेगा। इससे पहले मैं यहाँ 1 साल में 2-3 बार ही आता था, लेकिन अब मैं यहाँ परमानेंट रहने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। बिना कुछ सोचे वो बोल पड़ी, हाँ, मैं कर लूँगी। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जब तक मेरी फर्स्ट सैलरी नहीं आती, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? एबी ने कहा, नहीं, रहने का इंतज़ाम तुम्हें खुद से करना होगा। हालांकि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, लेकिन शायद तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। इला सोच रही थी, ये मुझे पहली नज़र में पसंद आया है। अगर मैं इसके साथ थोड़ा सा टाइम और रहूँगी
तो शायद मैं समझ सकूं कि ये मुझे इससे प्यार है या नहीं, या फिर इसको ही मुझसे प्यार हो जाए। बात को आगे बढ़ाते हुए इला कहती है, क्या यहाँ आपके साथ कोई और भी रहता है? फिर इला ने अचानक से चिल्लाकर कहा, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? मेरा मतलब वो यहाँ आपके साथ रहती है, उसकी वजह से आप मुझे मना कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और रह लूँगी। इला की बात खत्म होती उससे पहले ही ए भी बोलता है, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। वो साथ ही मुस्कुरा भी रहा था, जैसे इला की बातों से उसे अच्छा महसूस हो रहा हो। कितनी अजीब बात है, ये इतना स्मार्ट और गुड लुकिंग है लेकिन इसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। लेकिन क्यों? क्या ये गे है? हो सकता है इसका कोई बॉयफ्रेंड हो। इला के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो बहुत कुछ सोच रही है। फिर वो कहती है, तो मैं यहाँ रह लूँ? मैं पेमेंट कर दूंगी पक्का। तब तक डोरबेल बजी। एबी ने सोफे से उठते हुए कहा, हाँ पता था, और वो खाना लेने चला गया। दरवाजे पर ऑर्डर लेके कोई आ गया। इला चुपचाप सोच रही थी, इसे कैसे पता था कि मैं यहीं रहूंगी? वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकता है कि उसे पता था? जो भी हो, जीसस ने मेरी सुन ली। आखिर मैं अपने प्रिंस चार्मिंग से मिल ही गई। हाय कितना क्यूट है। एबी तुरंत ऑर्डर लेके आ गया। फिर उसने इला को प्लेट में खाना निकाल कर दिया और कहा, लो खा लो, फिलहाल तुम्हें जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है खाना। तुम्हारा वेट ऑलरेडी बहुत कम है। इला सोफे पर ही बैठकर खाने लगी। उसे बहुत भूख लगी थी, वो बस खाए जा रही थी। एबी बस उसे देख रहा था। आपको भी खाना चाहिए, आपने कहा था कि आपने अभी तक लंच नहीं किया है। एबी ने जवाब दिया, तुम काफ़ी छोटी हो वैसे। ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है? मैं तो बस इससे खाने के लिए बोल रही थी। इसने तो ऐसे जवाब दिया जैसे इसने मेरी बात सुनी ही ना हो। फिर वो बोल पड़ती है, मैं 18 की हो गई हूँ। वैसे आप तो मुझसे बहुत बड़े लगते हैं, और अब मैं आपके साथ आपके ऑफिस में काम करूँगी तो मुझे आपको क्या बोलना चाहिए, सर या फिर बॉस? एबी ने कहा, तुम तो बहुत छोटी हो, मुझे बॉस बुलाओगी तो सुनने वाले को लगेगा कि मैं किसी चाइल्ड से काम करवा रहा हूँ और मुझ पर चाइल्ड हैरेसमेंट का केस हो जाएगा। और फिर वो इला की बातों से हंस पड़ा। इला झिझक कर बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तो मैं आपको क्या बोलूँ? एबी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम चाहो तो मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, घर में भी और ऑफिस में भी, नो प्रॉब्लम। इला ने कहा, क्या हम दोस्त हैं? क्योंकि आपका नाम लूँगी तो लोगों को तो यही लगेगा कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ। तो एबी ने कहा, नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इला ने सोचा, न मैंने अपने बारे में एबी को कुछ बताया है और ना मैंने एबी से उसके बारे में कुछ पूछा है। इसने तो कहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब ये सिंगल है। तो क्या इसे मुझसे प्यार हो सकता है? क्या मैं इसे बोल दूँ कि मुझे इससे शादी करनी है? अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। पहले इसे प्रपोज करूँगी, फिर शादी के लिए बोलूँगी। भला मुझ जैसी क्यूट गर्ल को कोई मना कर सकता है क्या? लेकिन उससे पहले प्यार भी तो होना चाहिए। एबी ने कहा, तुमको देखकर लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। पहले तुम खाना खा लो, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं 1 घंटे बाद में वापस आ रहा हूँ। लेकिन इला के डर भरे चेहरे को देखकर वो आज कहीं भी न जाने का फैसला करता है। फिर वो इला से कहता है, मुझे सुपरमार्केट जाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बाद में चला जाऊँगा। इला तो बस फ्लैट थी कि एवी कितना कूल था। आखिर इला जैसा चाहती थी कि उसका बंदा क्यूट हो, केयरिंग हो, बिजनेसमैन हो और इला को बहुत प्यार करने वाला हो। और एवी में वो सारी खूबियाँ थी जैसा इला चाहती थी। वो साउथ कोरिया आकर बहुत खुश थी। फिर इला को याद आया, वो जब से यहाँ आई है उसने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया, हालांकि उसे मौका ही नहीं मिला था। तो इला ने पूछा, क्या मुझे कल से ही ऑफिस जाना है? एवी ने जवाब दिया, हाँ, अगर तुम जाना चाहोगी तो ज़रूर, लेकिन अगर तुम आराम करना चाहती हो तो 1 या 2 दिन आराम कर लो। फिलहाल तुम चाहो तो जाकर आराम कर लो, अभी तो 3 बजे हैं, अभी बहुत टाइम है रात होने में। तब तक मैं अपना पेंडिंग काम कर लूँ। और हाँ, जिस रूम में तुम रुकी हो आज से तुम उसी रूम में रहोगी, वो तुम्हारा है आज से, ओके? एबी इतना कहकर फिर से अपना कंप्यूटर उठाया और काम करने लगा। इला सामने ही सोफे पर बैठ गई और एबी को देखने लगी। एबी सच में बहुत आकर्षक था। इला एकटक उसे देखे जा रही थी। कितना स्मार्ट और हैंडसम फेस है। मैं जितना देखती हूँ मुझे उतना ही कम लग रहा है। ये मेरा आइडियल बॉयफ्रेंड है। तुम ऐसे मुझे देखती रहोगी तो मैं काम कैसे करूँगा? एबी ने बिना इला की तरफ देखे कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है
कि तुम मुझे लाइक करने लगी हो, लेकिन तुम्हें पहले ये समझना चाहिए कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। एबी की बात सुनकर इला को बहुत हिचक महसूस हुआ। उसने अपनी नज़र एबी की तरफ से हटा दिया और उठकर बोली, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी, मैं रूम में जाऊँ, मुझे नहाना है। और इला इतना बोलते ही बड़े बड़े कदमों के साथ वहाँ से उठकर चली गई। कमरे में पहुंचकर वो शर्मिंदगी के मारे ब्लैंकेट से अपना मुंह ढक लेती है और खुद से गुस्सा करते हुए कहती है, मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ, जिसे मैं पसंद करती हूँ उसके सामने ऐसी हरकत कर बैठी। वो मुझे चीप गर्ल समझता होगा, लेकिन मेरी नज़रें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन शायद वो एक अच्छा इंसान है, उसकी वजह से मुझे जॉब भी मिल चुकी है। लेकिन उसने इतनी जल्दी मुझे जॉब कैसे दे दी? उसने ना कोई इंटरव्यू लिया और ना मेरी स्किल के बारे में पूछा। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, और मैं तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हूँ। फिर वो मुझे कौन सी जॉब देगा? मैं अभी से इतना डर क्यों रही हूँ? हाँ, पर वो ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैं उसे लाइक करने लगी हूँ? कहीं उसने मेरा चेहरा तो नहीं पढ़ लिया? और वो गुस्सा करते हुए बोली, लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। आखिर मैं उसे ऐसे क्यों देख रही थी? कितना अजीब लगा होगा उसे, क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? ओहो, कितना शर्मसार होने वाला मोमेंट था। काफ़ी देर इला यही सब सोचती रह गई। फिर इला ने अपने बैग से कपड़े निकालकर अलमीरा में रखने लगी। अचानक से मॉम का एल्बम देखकर इला को मॉम डैड की बहुत याद आई। क्या मॉम डैड भी मुझे याद कर रहे होंगे? लेकिन उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं अब शादी करने के बाद ही वापस जाऊँ, ताकि उन्हें पता चले वो रिश्ता मेरे लिए बस ज़बरदस्ती का रिश्ता था। इला ये सब सोचते हुए कपड़े निकाल रही थी, तभी डोर नॉक हुआ। एवी ने अंदर आने के लिए पूछा तो इला ने कहा, आ जाओ, दरअसल मेरे 2 कपड़े अलमारी में होंगे, मैं वही लेने आया था। और फिर वो अपने कपड़े लेकर बेड पर बैठते हुए कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? इला हाँ बोलती है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ कोई और रहता था। एबी बताता है, ये मेरा कमरा है, मैं जब जब साउथ कोरिया आता था तब इसी रूम में रहता था, इसलिए मेरा ज़्यादा कुछ इस रूम में नहीं है, क्योंकि मैं अकेला रहता था। इला ने कहा, तो आपकी फैमिली कहाँ है? कौन कौन है फैमिली में? ये भी बताता है कि फैमिली तो फ़िलहाल मुझसे बहुत दूर है और मेरी फैमिली में बहुत से लोग हैं। इला के कपड़ों को बैग से निकालते हुए एबी ने कहा, तुमने बताया नहीं तुम्हारे फैमिली में और कौन कौन है? इला ने कपड़ों को अलमीरा में रखते हुए कहा, मेरी फैमिली तो बहुत छोटी है, मॉम डैड और मैं। एबी ने मुस्कुराकर कहा, क्या और कोई नहीं है फैमिली में? इला ने बेझिझक जवाब दिया कि नहीं, और कोई नहीं है, एक अंकल आंटी है, लेकिन वो काफ़ी दूर के हैं और हम साथ भी नहीं रहते हैं। तभी एबी की नज़र इला के हाथ पर गया। उसके हाथ में अभी भी घाव की वजह से दर्द था। उसे कपड़े अलमीरा में रखते हुए भी प्रॉब्लम हो रही। एबी ने तुरंत उठकर इला को कहा, लाओ मैं करता हूँ, तुम बेड पर बैठो। तो इला ने एबी को बैग दे दिया। एबी को उसका केयर करते देख इला को महसूस हो रहा था, एबी बिल्कुल हस्बैंड की तरह पेश आ रहा है। हस्बैंड ऐसे ही तो केयर करते हैं, इसे तो मैं ही प्रपोज करूँगी शादी के बाद। मॉम डैड को यकीन होगा कि मुझे कोरियन बंदा क्यों चाहिए था। एबी बताता है कि वो अपने फैमिली में अकेला है, लेकिन उसकी फैमिली बहुत बड़ी है। उसके अंकल आंटी और उनके बच्चों को मिलाकर फैमिली बड़ी हो जाती है। एबी ने इला के कपड़े रखते हुए महसूस किया कि उसके पास सिर्फ शॉर्ट ड्रेसेस थी, और इला ने अपना बैग इस तरह एबी को दिया था मानो उसे ये ख्याल ही नहीं था कि उसके बैग में सब तरीके के कपड़े रखे हुए हैं। आखिर इला तो थी 18 साल की एक बच्ची ही ना, उसे कहाँ इतना ख्याल है। एबी ने कुछ ड्रेसेस रखने के बाद इला से कहा, मुझे कुछ काम है, क्या तुम ये कपड़े रख लोगी या फिर मैं कोई लेडी सर्वेंट को बुला लूँ? इला सोच रही थी इसे अचानक क्या हुआ। एबी इतना कहते हुए वहाँ से जाने लगा तो इला ने हड़बड़ी में कहा, रुको रुको, मुझे कुछ और चाहिए। तो एबी रुक गया और इला बेड से उतरकर उसके पास आई और बोली, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकती हूँ? मुझे मेरी फ्रेंड को कॉल करना है। एबी कहता है, हाँ बिल्कुल। एबी ने फ़ौरन इला को अपना फ़ोन दे दिया। इला ने जैसे ही फ़ोन हाथ में लिया, एबी ने तुरंत फ़ोन हड़बड़ी में वापस ले लिया और कहा, लॉक हटा कर देता हूँ। इसके बाद वो कुछ देर मोबाइल में कुछ करता रहता है। इला उसे देखकर सोच रही थी कि ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है मानो मोबाइल के फ्रंट स्क्रीन पर इसने अपनी गर्लफ्रेंड का पिक्चर लगा रखा हो, जिसे वो जल्दी से हाइड कर रहा हो ताकि मेरी नज़र उस पर ना जाए। इला ने फिर जूली को कॉल किया। जूली का नंबर
वो याद कर चुकी थी। जूली ने गुस्सा करते हुए कहा, तू कहाँ थी 2 दिन से? क्या तुम्हें कोरिया में इतना भी मौका नहीं मिला एक कॉल कर सको? पता है मैं कितना परेशान थी, मुझे तो लगा था तुम्हें कुछ हो गया है। ओह आई एम सॉरी बेबी, मुझे मौका नहीं मिला था 2 मिनट बात करने के बाद। अच्छा चल रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। इला ने जल्दी जल्दी में कॉल कट किया। जूली उधर से कुछ कह ही रही थी कि इला ने उसको सुना ही नहीं। फिर इला ने देखा एबी इला के बेडशीट को सही कर रहा है। इला की बच्चों जैसी हरकत की वजह से पूरा बेडशीट खराब हो चुका था। इला को ये देखकर बहुत अजीब फील हुआ। उसने खुद से धीरे से कहा, मुझे ये सब आदत छोड़नी पड़ेगी, मैं घर जैसे हरकत यहाँ नहीं कर सकती हूँ। एबी ने इला से कहा, तुम रेस्ट करो, अब मैं इसके साइड वाले रूम में हूँ, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बोलना। एबी इतना कहकर वहाँ से चला गया और जाते हुए वो कहता है, ये भी तुम्हारा ही घर है, तुम्हें कोई भी आदत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एबी के जाने के बाद इला थोड़ा सा ब्लश कर रही थी। मैंने इतनी धीमे से कहा फिर भी उसने सुन लिया। उसका पूरा ध्यान मुझ पर ही होता है। फिर वो अपने बचे कपड़ों को अलमीरा में रखना शुरू किया। ओह नो, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? इसमें तो मेरी सभी सीक्रेट ड्रेस भी है। ओह नो, वो इसीलिए इतना झिझक रहा था। ये क्या कर दिया मैंने? क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में कि मैं कितनी लापरवाह हूँ? वो यही सोच रहा होगा कि मैं कितनी चीप हरकत करती हूँ। इला को बहुत अफसोस हो रहा था। आखिर उसने एबी को अपना बैग दिया ही क्यों? कपड़ों को अलमीरा में रखकर इला जैसे ही बेड पर बैठी तभी एबी का मोबाइल रिंग हुआ। इला को याद आया कि उसने एबी को मोबाइल तो वापस किया ही नहीं था। इला ने मोबाइल लिया और साइड वाले रूम में जाने लगी। इला को डोर नॉक करने की आदत ही नहीं थी तो बिना डोर नॉक किए एबी के कमरे में आ गई। उसने देखा कि एबी डायरी में कुछ लिख रहा है। अचानक से इला के आने पर वो हड़बड़ा गया। इला ने देखा कि उसकी आंख में आंसू थे और आंख सुर्ख लाल हो गई थी। इला को देखते ही एबी ने अपनी डायरी जल्दी से बंद की और खुद को दुरुस्त किया और मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ, कुछ काम था? इला तो एकदम चुप थी। एबी की ऐसी हालत देखकर उसे समझ नहीं आया वो क्या बोले, तो उसने बिना बोले मोबाइल एबी के हाथों में दे दिया और पूछा, क्या तुम अभी रो रहे थे? एबी ने एकदम कूल होकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इला जानती है कि वो अभी रो रहा था। क्या तुम मुझे बताओगे नहीं? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो? हो सकता है मुझे बताने के बाद तुम हल्का महसूस करो। मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एबी ने उदासीन भाव के साथ कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, शायद तुम अभी मेरी बातों को नहीं समझ पाओगी, इसलिए तुम बस अभी कैरियर पर फोकस करो, उस पर ध्यान दो। इला समझ गई थी कि एबी अपनी परेशानी की वजह नहीं बताना चाहता है, तो इला भी वहाँ से चली गई। लेकिन वो इतना तो जान गई है एबी को कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो रो रहा था। लेकिन उसे क्या परेशानी हो सकती है? उसके पास तो सब कुछ है, फिर वो रो क्यों रहा था? साउथ कोरिया में इला बहुत खुश थी। टाइम का तो उसे पता ही नहीं चला था। डिनर का टाइम हो गया था। इला को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन वो एबी के बारे में सोचकर कमरे से बाहर नहीं निकली थी। बहुत ज़्यादा भूख इला से बर्दाश्त नहीं होती थी, तो आखिर वो अपने रूम से बाहर निकली। एबी अपने रूम में नहीं था तो इला रेस्ट रूम की तरफ गई। उसने देखा कि एबी सामने सोफे पर बैठा है। इला को सामने से आते देखते ही उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे मालूम है तुम्हें भूख लग रही है, 18-15 हो रहे हैं, तुम 8 बजे करती हो ना डिनर। सॉरी 15 मिनट लेट हो गया, मैंने खाना तो मंगवा लिया था, लेकिन मुझे लगा शायद तुम रेस्ट कर रही हो, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। आओ मैं तुम्हें डिनर सर्व करता हूँ। मैंने आज साउथ कोरिया की सबसे फेमस डिश मंगवाई है, मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे जर्मन फूड भी बहुत अच्छे होते हैं, मैं अक्सर वहाँ के डिशेज को ट्राई करता था। हालांकि वो घर का बना नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं खा लेता था। फिर वो साउथ कोरिया और जर्मनी के इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में इला को समझाता है। वो काफ़ी देर ऐसे ही बोलता ही रहता है। इला तो एबी की बातों में खो गई थी। एबी के लिप्स को नोटिस करने के अलावा इला को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि इला पढ़ने में बहुत वीक है। जब इला को ख्याल आया कि एबी को कैसे पता था कि वो डिनर 8 बजे करती है, तो वो अचानक से बोल पड़ी, तुम्हें कैसे पता मैं डिनर कब करती हूँ? मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।